नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं महाजनपदों पर हमारी ये खास यूपीएससी फोकस समीक्षा। आज हम मिलकर समझेंगे कि प्राचीन भारत के इन शक्तिशाली साम्राज्यों का प्रशासनिक और कानूनी ढांचा असल में था कैसा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी चर्चा को राह दिखाएगा वो ये है कि आखिर आखिर प्राचीन भारत के इन पहले साम्राज्यों ने अपने इतने बड़े बड़े राज्यों को बनाया कैसे, और उससे भी जरूरी उन पर कंट्रोल कैसे किया। इसी सवाल के जवाब में छिपा है वो पावर ब्लूप्रिंट जिसे हम आज समझने वाले हैं। अच्छा, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले साम्राज्य के उस ब्लूप्रिंट को देखेंगे, फिर राजा के एडमिनिस्ट्रेशन पर नजर डालेंगे कि वो काम कैसे करता था। इसके बाद भाई इस पूरी मशीन को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था, और हाँ, कानून व्यवस्था का वर्ण व्यवस्था से क्या लेना देना था ये भी समझेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी, यूपीएससी के लिए हाई यील्ड टेकअवेज। ठीक है, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इस दौर की सबसे बड़ी बात थी एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट का बनना। मतलब एक ऐसा राज्य जिसमें एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन था और एक फॉर्मल लीगल सिस्टम भी। ये एक तरह से भारत में पावर स्ट्रक्चर के लिए एक एकदम नई शुरुआत थी। तो सवाल ये है कि ये सेंट्रलाइज्ड स्टेट, ये ढांचा खड़ा कैसे हुआ। इसका जो सबसे पहला और सबसे मजबूत पिलर था वो था एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन। चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता था। इस पूरे सिस्टम के सेंटर में कौन था? राजा। और राजा का मतलब सिर्फ कोई सुप्रीम ऑफिसर नहीं था, वो एक वॉरलॉर्ड था, एक ऐसा योद्धा जो अपने किंगडम को एक के बाद एक जीत दिलाता था। असल में उसकी सत्ता का जो बेस था, जो आधार था, वो उसकी मिलिट्री पावर ही थी। लेकिन जाहिर है राजा सब कुछ अकेले तो नहीं कर सकता था। उसकी मदद के लिए थे अमात्य या महामात्र। ये वो टॉप के ऑफिशियल्स थे जो राजा की कोर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम करते थे। अब ये जो टर्म है ना अमात्य, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसे ध्यान में रखना है। और इन अमात्यों के रोल्स भी बड़े क्लियर थे। जैसे सेना नायक हो गया कमांडर, मंत्री मतलब मिनिस्टर, फिर चीफ अकाउंटेंट और जज जैसे पद भी थे। मतलब पूरा एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम था। और ये एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, बल्कि एकदम ग्रास रूट लेवल तक था, जहां गांव का हेडमैन ग्राम भोजक कहलाता था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। जो पुरानी पॉपुलर असेंबलीज थीं, सभा और समिति, वो इस दौर में लगभग खत्म सी हो गई। उनकी जगह किसने ली? परिषद ने। और ये परिषद क्या थी? ये ब्राह्मणों की एक एडवाइजरी काउंसिल थी। ये सत्ता के बढ़ते सेंट्रलाइजेशन का एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल है। अच्छा, अब इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी बड़ी सेना, इसे मेंटेन करने में खर्चा तो बहुत आता होगा, जाहिर सी बात है। तो सवाल सीधा सा है, इस पूरी स्टेट मशीनरी को फंड कहाँ से मिलता था, पैसा कहाँ से आ रहा था? इसका जवाब छिपा है खेतों में, मतलब किसानों से वसूले जाने वाले टैक्स में। और रेट क्या था? एकदम सीधा सादा हिसाब, उपज का छठा हिस्सा, 1/6। ये एक ऐसा फैक्ट है जो प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। इस टैक्स का एक खास नाम था बलि। और मजे की बात यह है कि पहले वैदिक काल में ये एक वॉलंटरी ऑफरिंग हुआ करता था, मतलब लोग अपनी मर्जी से देते थे। लेकिन महाजन पदों के आते आते ये एक कंपल्सरी पेमेंट बन गया, अनिवार्य। ये छोटा सा बदलाव बहुत कुछ बताता है। ये दिखाता है कि अब स्टेट की पावर कितनी बढ़ गई थी। और सोचिए, इस बलि को कलेक्ट करने के काम को कितना सीरियसली लिया जाता था कि इसके लिए स्पेशल ऑफिसर रखे गए थे, जिन्हें बलि साधक कहते थे। मतलब पूरा रेवेन्यू सिस्टम अब प्रोफेशनल हो चुका था, कोई हल्की फुल्की बात नहीं थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसे चलाने के लिए पैसा भी आ गया। लेकिन किसी भी स्टेट को चलाने के लिए तीसरी सबसे जरूरी चीज क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। और महाजनपदों के दौर में ये जो लॉ एंड ऑर्डर था ना, ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ था उस समय के सोशल स्ट्रक्चर यानी वर्ण व्यवस्था से। इस दौर में जो सिविल और क्रिमिनल लॉ की नींव रखी गई वो धर्म सूत्रों के आधार पर थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, ये कानून सबके लिए बराबर नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक्सप्लिसिटली वर्ण हायरार्की पर बेस थे। और ये हायरार्की क्या थी हम सब जानते हैं। समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, पुजारी और शिक्षक, क्षत्रिय, रूलर्स और वॉरियर्स, वैश्य, किसान और टैक्सपेयर्स, और शूद्र, जिनका काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना माना जाता था।
तो असली सवाल ये है कि ये जो वर्ण बेस्ड लॉ था, ये प्रैक्टिकली काम कैसे करता था? खासकर जब बात क्राइम और पनिशमेंट की आती थी, तब क्या होता था? देखिए, न्याय का एक जनरल प्रिंसिपल तो था, जैसे को तैसा, मतलब आंख के बदले आंख। लेकिन क्या ये प्रिंसिपल वाकई में सबके लिए एक जैसा था? क्या हर किसी की आंख की कीमत बराबर थी? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। न्याय का तराजू सामाजिक दर्जे के हिसाब से झुक जाता था। मतलब किसी का सोशल स्टेटस ही तय करता था कि उसे सजा क्या मिलेगी। जो हायर वर्ण थे, उन्हें ज्यादा प्योर माना जाता था, तो उनके लिए कानून अलग था। दूसरी तरफ थे शूद्र, जिन्हें बहुत ही कठोर सजाएं दी जाती थीं और उन पर कई पाबंदियां भी थीं। धर्म सूत्रों के हिसाब से शूद्रों को कई राइट्स से दूर रखा गया था। समाज में उनकी जगह सबसे नीचे थी। उनका मेन काम था द्विज, यानी ट्वाइस बॉर्न, यानी पहले 3 वर्णों की सेवा करना। और अगर कोई अपराध हो जाता तो सजा बहुत कठोर थी, जैसे कोड़े मारना या सिर कलम कर देना। चलिए, तो अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसे जल्दी से समेटते हैं। फोकस करते हैं उन हाई यील्ड पॉइंट्स पर जो सीधे सीधे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो ये है वो की टर्म्स जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। अमात्य मतलब हायर ऑफिशियल्स, परिषद ब्राह्मणों की एडवाइजरी काउंसिल, बलि कंपल्सरी टैक्स जो किसानों से लिया जाता था, बलि साधक वो स्पेशल ऑफिसर जो ये टैक्स कलेक्ट करते थे, 1/6 ये था स्टैंडर्ड टैक्स रेट, और धर्मसूत्र वो टेक्स्ट्स जिन्होंने वर्ण बेस्ड लॉ को डिफाइन किया। और जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। महाजनपदों ने पावर का जो ये ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसने आगे चलकर आने वाले विशाल भारतीय साम्राज्यों को, खासकर मौर्य एम्पायर को, कितना और कैसे प्रभावित किया होगा, ये सोचने वाली बात है।